Good morning, student. Okay. Today is my first class in biology classes. We are studying today in 11th syllabus, unit 5. Okay. तो हमारा बताइए बच्चों आज कौन सा लेसन चल रहा है? जीवों में जनन. नो, आज हम पढ़ेंगे, सैटरडे है तो वी आर स्टडिंग इन 11th क्लास इन बायो. बायो का हम लेसन लेंगे. यहाँ पे कौन सा लेंगे हम? बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सुनाई नहीं दिया बेटा. अंतस्त्रावी ग्रंथियां. यस. टेल मी अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. आप बताइए स्नेहा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? कौन सी ग्लैंड चल रही थी हमारी? अरे बोलो ना, क्या लेने आए हो आप लोग सब लोग आज? यू नो दैट अबाउट द वी आर गोइंग टू ऑनलाइन. हम सब लोगों को पब्लिक देखेगी तो यहाँ पर आप लोग फुल मेंटलिटी और प्रिपेयर के साथ आएँ. तो मेरे सवाल का जवाब है, जैसे मैंने पूछा कि अंतस्त्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम. एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं अपन. देखिए अंतस्त्रावी ग्रंथि क्या होती है. एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में ग्रंथियों और अंगों का एक ऐसा समूह होता है जो हार्मोन का उत्पादन और स्त्राव करके शरीर के विभिन्न कार्य को विनियमित और नियंत्रित करता है. ठीक है. हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में दूसरे भाग की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं. हमने पहले ही पढ़ा है इसके बारे में. हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ी, थायराइड ग्रंथि पढ़ी, याग्नासी ग्रंथि पढ़ी, और हम आगे भी जितनी भी हमारी एंडोक्राइन्स है उनके बारे में पढ़ चुके हैं इसके बारे में. और अभी रिसेंटली आपका, जैसे मैंने आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया था, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको? हम मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं. और मास्टर की मास्टर ग्लैंड किसे कहा गया है? मास्टरों की मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा गया है? हाइपोथैलेमस को. आप लोग भूल गए हो 5-10 दिन के अंदर ही. हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टरों की मास्टर ग्लैंड कहा गया है. क्यों कहा गया है? क्योंकि यह है, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की हमारे शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड्स है, उसके ऊपर, उसके हार्मोनों के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है. किसके ऊपर नियंत्रण रखती है? पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स का के ऊपर क्या करती है? नियंत्रण रखती है. तो इस बारे में हमने पहले बात की हुई है, पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस चीज के बारे में. ये देखो यहाँ पे आपको हल्का सा रिव्यू दिया गया है. इंट्रोडक्शन अबाउट द एंडोक्राइन्स और अंतस्त्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, इनके बारे में पूरा तरह से बताया गया है. ये देखिए एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन्स होती है वो देखिए. सबसे पहले होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स. पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड्स ये ब्रेन के अंदर पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है. और थायराइड ग्लैंड है वो आपके गले के अंदर अंग्रेजी के अक्षर एच के समान होती है. किसके समान होती है? एच के समान होती है. थाइमस आपके चेस्ट के अंदर पाई जाती है, बिल्कुल चेस्ट, हृदय के दोनों बीचों में चेस्ट जहाँ पर आपका ये क्या बोलते हैं इसको, इस पार्ट को क्या बोलेंगे बताइए? जहां पर दोनों पसलियां आकर जुड़ती है उस स्टर्नम. यस. स्टर्नम के नीचे की तरफ हृदय के दोनों और दोनों लंग्स के बीच के अंदर पाई जाती है. ठीक है. थाइमस. एड्रिनल ग्लैंड्स आपकी जो वृक्क होते हैं, आपकी किडनी होती है, किडनी के ऊपरी भाग पर पाई जाती है. और ओवेरी फीमेल में पाई जाती है, अंडाशय ग्रंथि. और टेस्टिस होते हैं पुरुषों में, वृषण ग्रंथि बोलते हैं इसको. इस तरह से आपकी ये सभी क्या है, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो ह्यूमन में पाई जाती है. हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ ली थी, हाइपोथैलेमस पढ़ ली थी, पिनियल पढ़ ली थी. कौन सी पढ़ेंगे बताओ? नेक्स्ट कौन सी चल रही थी?
रिटर्न एक बच्चा भी नहीं लाया पूरे नोट्स में से। थायराइड हो गई थी क्या? थायराइड ग्रंथि में कौन कौन से हार्मोन होते हैं? T3 और T4। मैंने बताया था आपको, थायरोक्सिन होता है एक, तो जिसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3 बोलते हैं इसको हम। और एक होता है इसके अंदर आपका T4, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो ये आपका T4 है आपका। चलो इसमें आगे लिखिए। लिखिए थायराइड हार्मोन आधारीय उपापचय दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। थायराइड हार्मोन आधारीय उपापचय दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन आरबीसी कणिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। क्या होते हैं ये? सहायक होते हैं। आगे देखिए, थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द मेटाबॉलिज्म? आप मेटाबॉलिज्म क्या समझते हो? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी भी यौगिक का या पदार्थ का बनना और उसका विखंडन होना, संश्लेषण होना उसका और उसका टूटना, ये घटना आपकी मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत होती है। ठीक है, आगे देखिए। जल और विद्युत अपघटों का नियमन भी थायराइड हार्मोन करता है। जल एवं विद्युत अपघटों का भी थायराइड नियमन करता है। लिखिए आगे, थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी क्या बोलेंगे उसको हम? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन टीसीटी का स्त्राव भी करता है, जो रक्त में कैल्शियम का स्तर को नियंत्रित करता है। जो ब्लड में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। आगे लिखिए,
थायराइड हार्मोन की अति सक्रियता के कारण, थायराइड हार्मोन की अति सक्रियता के कारण सक्रियता के कारण आगे लिखिए, नेत्र सेंधी गलगंड, नेत्रो सेंधी गलगंड नामक रोग हो जाता है। मतलब उस व्यक्ति की आंखें मोटी मोटी बाहर की ओर निकल आती है, नेत्र सेंधी गलगंड। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूं इस तरह से। नेत्र सेंधी नेत्र सेंधी गलगंड के अंदर इंसान की आंखें मोटी हो जाती हैं और उनका उभार आगे की ओर निकल आता है। ऐसा देखने को कई लोगों में मिलता है जिनके थायराइड की अधिक समस्या होती है, उनमें आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा ये चीजें। इस तरह से उसकी आंखें बाहर की ओर निकलाती हैं। ये नेत्र सेंधी गलगंड के अंतर्गत आता है। मतलब आंखें उसकी मोटी मोटी और बाहर की ओर एक्सपोज ज़्यादा होगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई हमको देख के डरा रहा है। तो इस तरह की जो स्थिति होती है वो नेत्र सेंधी गलगंड के अंतर्गत होती है। और इसके और सिम्टम देखिए इसके थायराइड हार्मोन के। ये देखो, ये सारे नेत्र सेंधी के ही एग्जाम्पल से सारे जितने भी। आगे देखिए, थायराइड ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि में वृद्धि के कारण नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभर आना, नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभर आना कौमा आधारीय उपापचय दर में वृद्धि, आधारीय उपापचय दर में वृद्धि और भार में कमी। इंसान का वजन घटने लगता है। क्या करने लगता है? वजन। भार में कमी, आधारीय उपापचय दर में वृद्धि, बेसिक मेटाबॉलिज्म ग्रोथ बढ़ना, इंग्लिश में बोलेंगे इसको, आधारीय उपापचय दर में वृद्धि एवं भार में ह्रास। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर वजन में कमी आने लगती है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म दर उनमें दर में वृद्धि हो जाती है उसमें। इसे हम ग्रेवस रोग भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसे हम ग्रेवस, क्या बोलेंगे बेटा इसको? हम ग्रेवस रोग भी कहते हैं। इसी के साथ में आपका ये थायराइड कंप्लीट होता है।
अब बेटा आधारीय, आधारीय उपापचय दर में वृद्धि एवं भार में कमी। अगली ग्लैंड निकालिए, पैराथायराइड। नोट करिए, पैराथायराइड। पैरा थायरॉइड ग्लैंड्स पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। देखिए यहाँ देख लो इसको, या फिर इसको अपन अलग से डायग्राम ले लेते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, इसको समझने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम लिख देता हूँ, जैसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, पैराथायरॉइड ग्रंथि के बारे में समझिए पहले। पैराथायरॉइड जो ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही स्थित होती है। ये आपका जो थायराइड ग्रंथि है श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है, स्वर यंत्र के पास में। तो दाएं और बाएं पार्ट दोनों में दो दो ग्लैंड्स होती है। ये येलो कलर की आपको जो एक्सपोज हो रही है, दिखाई दे रही है, ये आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है। ये क्या है? ये आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। तो हम यहाँ पर पैराथायरॉइड ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हम पैराथायरॉइड ग्रंथि के बारे में। चलो अब समझते हैं इसको और अच्छे से। ये तो इससे और देख लो डायग्राम से, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये पूरा आपका क्या, एपिग्लोटिस, जिसको हम बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या बोलेंगे इसको हम? स्वर यंत्र। और ये इसमें हायोड बोन्स है, ये इंटरनल लैरिंक्स नर्व्स है इसकी, जो इसको सूचनाओं को, संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करती है। मीडियन रेफे ऑफ द फेरिक्स है, ये फेरिक्स है इसका। और ये पूरी पूरी आपके जो अगल बगल दिखाई दे रही है अतिवृद्धि, ये आपकी थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि को ऊपर ये रेड कलर की जो दिखाई दे रही है आपको, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है। कौन सी ग्लैंड्स है ये? पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है ये। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स भी आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड इंफीरियर थायराइड एरोटरी के द्वारा आपकी ब्लड एरोटरी के साथ में जुड़ी हुई होती है। जी सर। टेस्ट है तो 11-12 ही बनाना है, बस बना देंगे। कितने नंबर का? 10 नंबर का। ओ बना दूँगा मैं, कल दे दूँगा, कल संडे, मंडे को लेना। ठीक। और ये आपकी श्वास नाल है जो सीधे लंग्स को और जाती है। इसको इसोफेगस के नाम से जानते हैं, इसोफेगस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये लम्स नोड होते हैं, ये ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं लिम्स नोड होते हैं। इनको लसिका गांठें, क्या बोलेंगे बेटा इनको हम? लसिका गांठें। यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले उसकी लिम्स नोडों में सूजन आने लग जाती है। जैसे कैंसर रोग के अंदर पता कैसे लगता है कि उसके लिम्स, गले के जो लिम्स होते हैं यहाँ के, वो लिम्स ग्रोथ कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। गांठें, जैसे अपने कभी आपने टॉन्सिल का नाम सुना? टॉन्सिल, कभी भी आपके गले में इन्फेक्शन हो जाएगा या कोई ने गला पकड़ लिया ज़बरदस्ती, आपके ऊपर दबाव डाल दिया, ऐसे पकड़ लिया गला, तो आपके यहाँ पे टॉन्सिल हो जाते हैं। टॉन्सिल यानी आपके लिम्स में यहाँ पे तनाव बढ़ने की वजह से आपके जो लिम्स होते हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन। और कैंसर रोग के अंदर भी किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कैंसर होता है तो उसकी सबसे पहले लिम्स चेक किए जाते हैं। कैंसर जो रोग है उसको चेक करने का दो तरीका है।
एक तो उसके बड़े हुए लिम्स को देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये कैंसर का पेशेंट है कि नहीं है, और दूसरा उसके लिए एक बायोप्सी टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है बेटा? बायोप्सी। बायोप्सी में जिस भाग में व्यक्ति के पूरी संपूर्ण शरीर के बॉडी के जिस भाग में व्यक्ति के कैंसर रोग होता है उस स्थान से फोरेस्केप की सहायता से, चिमटी और उसकी सहायता से, सीजर की सहायता से कुछ टिश्यू लिए जाते हैं, ऊतकों को वहाँ से काट कर लिया जाता है सैंपल के लिए, फिर उसकी लेबोरेटरी में जांच होती है। उस टेस्ट को हम बायोप्सी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम बायोप्सी। और बायोप्सी टेस्ट का उपयोग स्पेशली कैंसर रोग के अंतर्गत किया जाता है। हमारे संपूर्ण भारत की बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो लाखों करोड़ों लोग कैंसर रोग से ग्रसित हैं और हर 5वें व्यक्ति के अंदर कैंसर दिखाई देता है। क्लियर? तो हमें अवेयरनेस की जरूरत है। जितने भी बच्चे जो फास्ट फूड खाते हैं, मैं अभी अपन टॉपिक से हट रहे हैं, थोड़ा सा बात चल गई कैंसर की। जो बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, और अपने आहार के अंदर ये अपने ग्रीन सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, स्लैश है, सलाद वगैरह है, जो नहीं खा रहा है, ऐसे बच्चे आगे जाकर कैंसर जैसे रोग से आप ग्रसित हो सकते हो। और रेडिएशन क्षेत्र से दूर रहें, मोबाइल क्षेत्र जो नेटवर्किंग क्षेत्र है उससे दूर रहें, ये भी एक कैंसर का कारण बन सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, रेडिएशन वाले क्षेत्र में काम कर रहा है, किसी इंडस्ट्री वगैरह, फार्मा या कोई परमाणु भट्टी में आसपास, या कोई ये सोनोग्राफी मशीन के साथ में काम कर रहा है कोई टेक्नीशियन, लगातार रेडिएशन के संपर्क में रहने पर या रेडिएटिव जो रेज है उनके संपर्क में रहने पर उसकी स्किन या अन्य भागों पर उसके साथ में कैंसर के इफेक्ट दिखाई देंगे उसको। गुटखा, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, छेनी, ये क्या है? ये सभी हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। लगातार मान लो जर्दा खाया आपने, मसड़ा और यहाँ रख लिया, तो गाल के आसपास जो पाई जाने वाली सेल्स है, टिश्यूज है, उन कोशिकाओं को क्या करेगा? स्टिमुलेट, उत्तेजित करेगा लगातार। और जब हम किसी एक चीज़ को लगातार पंच करते हैं तो वहाँ पर उस पर एक नासूर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? वहाँ पे एक आबूर्द बन जाता है, नासूर बन जाता है, और फिर वो लगातार उसकी जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल हो जाती है, अनियमित प्रकार की वृद्धि चालू हो जाती है, फिर वो कंट्रोल नहीं होती, फिर वो एक आबूर्द के रूप में, बड़ा ट्यूमर के रूप में वहाँ से आपको उभर के आता है, उसी को हम कैंसर कहते हैं। तो गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के अंदर, अल्कोहल वगैरह कैंसर के काज हैं, कारण है, तो हमें इनको अवॉइड करना है सबसे पहले। ठीक है बेटा? अब बात करते हैं अपन, टाइटल डालिए पैराथायराइड का, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे हल्का सा पैराथायराइड के बारे में। सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम बनाइए जिससे कि आपको ये रहे कि पैराथायराइड ग्रंथि क्या है। इसलिए आप सबसे पहले ये वाला ग्लैंड ले लो जो आसानी से बन जाएगी आपके लिए, ये ले लो। ठीक है, इसका बना लीजिए फटाफट, डायग्राम बनाओ पैराथायराइड ग्लैंड। इसको जो रेड कलर की उसको थायराइड ग्रंथि के रूप में बता देना, जल्दी बनाइए।
नोट कर लिया। हो गया। देखिए लिखिए इसके बारे में। देखिए मनुष्य में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि की पक्ष सतह पर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि की पक्ष सतह पर पाई जाती है। आगे लिखिए। थायराइड ग्रंथि की 2 पालियों पर थायराइड ग्रंथि की दो पालियों पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। देखो बेटा इसकी 2 लोब्स हैं, 2 पालियां हैं, इसकी पक्ष सतह पर पाई जाती है, 1 और ये 2, तो इसको बोलेंगे हम एक जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड्स। इसी प्रकार से इसके लेफ्ट साइड राइट साइड और एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये एक जोड़ी कहलाती है। तो मतलब प्रत्येक पाली पर एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। और ये नीचे की ओर श्वास नली है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, और ये क्रिकोइड एरोटरी होती है, इसके साथ जुड़ा होता है। क्रिकोइड एरोटरी बनी यानी एक धमनी के द्वारा यहाँ से ये निकलती है जो ब्लड सप्लाई के लिए कार्य करती है। पैराथायराइड ये थायराइड ग्लैंड्स होगी, ये आपका लैरिक्स हो गया, स्वर यंत्र हो गया आपका। क्या हो गया बेटा? ये आपका स्वर यंत्र, मतलब जो स्वर यानी ध्वनि की जो उत्पन्न होता है वो आपके स्वर यंत्र के द्वारा ही उत्पन्न होता है। जीभ आपकी केवल शब्दों को बनावट बनाने में कार्य करती है, जैसे कि आ, कै, खे, गे, घे, न, तो शब्दों का जो बनाना है ये जीभ का काम होता है। और अंदर से क्या होता है, एक साउंड उत्पन्न होता है, लाइक दैट द हारमोनियम या कोई भी आप ध्वनि वाद्य यंत्र लो, उससे साउंड उत्पन्न होता है, फिर उसके जो बटन होते हैं वो उसकी साउंड को बनाने का कार्य करते हैं। वैसे ही हमारी जीभ काम करती है। आगे लिखिए इसमें। पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन कोष्टक में लिखना पीटीएच नामक स्त्रावित किया जाता है। पैराथायरॉइड हार्मोन नामक स्त्रावित किया जाता है, जो एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये क्या है? एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है बेटा? ये पेप्टाइड। यह है, एक क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। आगे देखिए, पीटीएच हार्मोन का स्त्राव
पीटीएच हार्मोन का स्राव रक्त के साथ परिसंचरित कैल्शियम आयनों के द्वारा नियंत्रित होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखिए। पीटीएच का स्राव रक्त के साथ परिसंचरित कैल्शियम आयनों के द्वारा नियमित होता है। एरो लगाइए। पीटीएच हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। एरो लगा लिखना। पीटीएच हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। जो हमारे कैल्शियम का स्तर, अगर मान लो पीटीएच हार्मोन की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, तो यूँ मानो कि आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होने लग जाएगी। ब्लड के अंदर आपका कैल्शियम दिखाई नहीं देगा। पीटीएच हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। यह अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अपशोषण में सहायक होता है। अस्थि अपशोषण में सहायक होता है। पीटीएच हार्मोन नलिकाओं में से कैल्शियम के पुनर्अवशोषण, लिखो। पीटीएच हार्मोन नलिकाओं से, नलिका यानी हमारी जो वृक्क नलिकाएं, दूरस्थ नलिका और समीपस्थ नलिकाएं में से कैल्शियम का पुनः अवशोषण, लिखो। वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम का पुनः अवशोषण व पचित भोजन से कैल्शियम का अवशोषण को प्रेरित करता है। अवशोषण को प्रेरित करता है। यह हार्मोन शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हार्मोन शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ में बच्चों आज आपका ये थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि का चैप्टर कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है। और हम कल की क्लास में थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइटल डाल लीजिए, कल का डाल लीजिए बेटा, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे कल हम? थाइमस ग्रंथि।